तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त 2023 और आज के इस वीडियो से हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 के जो वैकेंसी है, अभी हाल ही में ये वैकेंसी आउट की गई है और इसका नवंबर दिसंबर मंथ में पेपर होना है। तो इसी के लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, जिनमें हमारे पास एग्रीकल्चर का हो गया सिलेबस, इसके साथ ही हिंदी का सिलेबस हो गया, इसके साथ ही जो हमारी हिस्ट्री है और राजस्थान की जो महत्वपूर्ण जीके है और जो करंट अफेयर्स है राजस्थान के, उन सभी के बारे में हम तैयारी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अपना ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त 2023 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान इलाके होते हैं, उनमें जो लवणीय झीलें होती है, मतलब जो खारे पानी की झीलें होती है, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है डांड, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है टोड, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्लाजा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रन। इस प्रकार चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो रेगिस्तान में जो झीलें होती है, खारे पानी की झीलें होती है, उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, डांड। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव हो, वह कहलाती है। अब फ्रेंड्स, एक तो भूमि हमारे पास ऐसी होती है जैसे रेगिस्तानी हो गई, तो वहाँ तो केवल और केवल बारिश के पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भूमि होती है वो जैसे कि काटेड़े की भूमि हो गई, उसमें भी फ्रेंड्स हम लगभग देखते हैं तो केवल और केवल बरसात के पानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो नम इलाके की खेती होती है, जिसमें हम कुओं के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, तालाबों और नदियों आदि के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, तो इनमें जो पानी की है सुलभता बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में। ऐसे प्रदेश है या ऐसे राज्य है जिनमें खेती आराम से होती है और वहाँ जो बारिश होती है उसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। तो वहाँ की जो भूमि होती है उस भूमि को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गरुवाला भूमि, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चाही भूमि, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कांकड़ भूमि और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है कंकरित भूमि। इस प्रकार चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब जो गरुवाला भूमि होती है उसमें हम आसानी से सिंचाई कर देते हैं, जैसे कि तालाब के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, नहर के माध्यम से या फिर नदियों के माध्यम से। मतलब इसमें जो सिंचाई की विधियाँ होती है वो बिल्कुल सरल होती है। इनके लिए हमें बारिश की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती, इसीलिए ये जो भूमि होती है ये गरुवाला भूमि कहलाती है। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, गरुवाला भूमि। इसके आगे चलते हैं ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। तो कीमेल माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये जो मंदिर है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसके साथ ही कौन सी जगह पे कौन सा मंदिर, कौन सी जगह पे कौन सी हवेली, किस राज्य में कौन सी हवेली, किस ज़िले में कौन सा मंदिर, ये भी फ्रेंड्स पूछा जाता है अक्सर इस एग्ज़ाम में। तो ये जो कीमेल माता का मंदिर है ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन से माध्यम से हमारी दो प्रकार की तैयारी होती है। एक तो हमें राजस्थान की झीलों के बारे में पता चलता है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि कौन से ज़िले में किस जो हवेली स्थित है और किसकी मंदिर स्थित है, ये हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अलवर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कोटा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सिरोही और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है उदयपुर। इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि ये जो कीमेल माता का मंदिर है ये कौन से ज़िले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सिरोही ज़िले में ये जो कीमेल माता का मंदिर है ये स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है
कि ये जो जालिम सिंह की हवेली है ये कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है जालिम सिंह की हवेली। तो फ्रेंड्स ये जो जालिम सिंह की हवेली है ये कोटा ज़िले में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो इस प्रकार ये जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई और इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गई। इसके आगे हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलो विष सुग्गा बनाने के लिए जिंक फॉस्फेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो चूहे का नियंत्रण हम करते हैं, जैसे कि हमने कोई गोदाम बनाया है बड़ा तो उसमें चूहे लग गए, इसके साथ ही जो हमारी फसल हमें प्राप्त होती है खेती करते हैं तो उसमें चूहे लग गए, तो उससे उन चूहों को उस फसल से नुकसान से बचाने के लिए हम विष सुग्गे का प्रयोग करते हैं जो कि चूहों को मारने के काम में आती है। तो उस दवाई में हम जिंक फॉस्फेट नाम का जहर मिलाते हैं। तो ये जो जहर है ये 1 किलो विष सुग्गा बनाने के लिए कितनी मात्रा में हम मिलाते हैं ये हमें बताना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 20 ग्राम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 40 ग्राम, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 125 ग्राम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 200 ग्राम। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन मिल गए। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि 1 किलो विष सुग्गा बनाने के लिए जिंक फॉस्फेट की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, 40 ग्राम जिंक फॉस्फेट की हमें आवश्यकता होगी, जिससे कि हम 1 किलो ये जो विष सुग्गा है चूहा नियंत्रण के लिए ये हम बना सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके साथ ही ये जो विष सुग्गा है इसको बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो आटे की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि 900 ग्राम हमने आटा ले लिया, इसके साथ ही 60 ग्राम हमने तेल ले लिया और इसके साथ ही फ्रेंड्स तेल किसका, मूंगफली वाला तेल हमने लिया है और इसके साथ 40 ग्राम हमने जिंक फॉस्फेट की मात्रा ली है, जहर की मात्रा ली है। तो इस प्रकार हम ये विष सुग्गा बना सकते हैं जो कि चूहों को कंट्रोल करता है और चूहे इसे खाकर मर जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो जिंक फॉस्फेट है ये एक प्रकार से जहर है। तो इसके आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फल मक्खी निम्न में से किसका प्रमुख हानिकारक कीट है ये हमें बताना है। अब ये जो फल मक्खी है ये क्या चीज़ है और कैसे ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, हमारे फलों को नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है फल मक्खी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो फल मक्खी है ये फलों में लगती है और इसके साथ ही फलों को गला देती है, सड़ा देती है। जब फल के पकने की बारी आती है तो उस फल को पकने नहीं देती, उससे पहले ही उसको गला या सड़ा देती है। तो इस प्रकार ये जो फल मक्खी है हमारे फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और किस फल के लिए ये प्रमुख हानिकारक कीट है ये हमें बताना है। तो ये जो फल मक्खी है ये ऐसे फल के लिए प्रमुख हानिकारक कीट होता है जो कि जिसमें जो नमी की मात्रा है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है ये है पपीता, ऑप्शन बी हमें दे रखा है बेर, ऑप्शन सी हमें दे रखा खजूर और ऑप्शन डी हमें दे रखा फालसा। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बेर है ये भी तो बहुत ज़्यादा सूखा फल है, मतलब इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो खजूर है ये भी बहुत ज़्यादा सूखा फल होता है, इसमें भी नमी की मात्रा बहुत कम होती है। और फालसा है इसमें भी फ्रेंड्स नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार ये जो तीनों फल है ये सूखे होते हैं। तो जो फल मक्खी है ये सूखे फलों को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, जो नम फल होते हैं वो उनको फ्रेंड्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो फल मक्खी है ये फ्रेंड्स पपीता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो पपीता है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पपीता का वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पपाया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कराता है। एक तो पपीता का वैज्ञानिक नाम जो कि कैरिका पपाया होता है और इसके साथ ही जो फल मक्खी है ये किस फल का हानिकारक कीट है, ये है पपीता का। तो इस प्रकार 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने तैयारी की है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसके आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है ये हमें बताना है। तो वायरस से जो रोग फैलता है या वायरस से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है, तो ये हमें बताना है। तो 4 रोग हमें दे रखे हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है चेचक, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अतिसार,
ऑप्शन सी में हमें दे रखा है रानीखेत और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है निमोनिया। तो इस प्रकार 4 रोग हमें दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों रोगों में से हमें बताना है कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है चेचक। तो ये फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा नहीं फैलता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, वायरस जनित रोग नहीं है ये दे रखा है। तो फ्रेंड्स जो चेचक है ये वायरस जनित रोग है, ये होता है वेरियोला वायरस के द्वारा। वेरियोला वायरस है ये, इस वायरस के द्वारा ये चेचक रोग फैलता है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ ही ऑप्शन बी है ये अतिसार रोग है, जो कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया है ये जीवाणु होता है एक प्रकार से। तो इस प्रकार अतिसार रोग है ये फ्रेंड्स विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो अतिसार रोग है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो रानीखेत रोग है ये पैरामाइक्सोराइस वायरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये जो रानीखेत रोग है ये भी फ्रेंड्स वायरस के द्वारा होता है, और इसके वायरस का नाम क्या है, पैरामाइक्सो वायरस। तो ये जो रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में होने वाला रोग है। इसके आगे हम चौथा रोग पढ़ते हैं निमोनिया। तो फ्रेंड्स ये जो निमोनिया है ये वायरस के द्वारा भी होता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। तो ये दोनों के द्वारा होता है। इस प्रकार ये जो ऑप्शन डी है ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। इसके आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला हॉर्टिकल्चर से। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं, ये हमें बताना है। मतलब कि ऐसी कौन सी भैंस होती है या भैंस की नस्ल होती है जिसके जो सींग है ये छोटे होते हैं, मतलब लंबाई में छोटे होते हैं, और इसके साथ ही जो सींग है वो जलेबी के आकार के मुड़े हुए गोल होते हैं। तो इस प्रकार ये जो भैंसें हैं एक दूसरे से लड़ाई करती है, तो इनके जो सींग है ये फ्रेंड्स एक दूसरे में उलझ जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ये जो भैंसें हैं इनमें ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हानिकारक चीज़ है उस धनी के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो कि इन भैंसों की पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सी जो नस्ल है उसकी भैंस के सींग छोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा सूरती नस्ल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा जाफरामाती नस्ल, ऑप्शन सी में हमें दे रखा मुर्रा भैंस, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है नीली रावी भैंस। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, और चारों में से ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो मुर्रा भैंस होती है इसके सींग छोटे होते हैं और साथ ही जलेबी के आकार के होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जब 2 भैंसें एक दूसरे के साथ उलझती है, 2 मुर्रा भैंसें एक दूसरे के साथ उलझती है, तो उनके सींग एक दूसरे में उलझ जाते हैं और वो भैंसें हैं वो मर जाती है। तो इस प्रकार इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जो मुर्रा भैंसें होती है उनके सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। तो इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट राज्य से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, तो इसके आने की संभावना बहुत कम है। ये क्वेश्चन अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें बताना है कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये अभी हाल ही में स्थापित किया गया है, और ये किस राज्य में स्थापित किया गया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमें दे रखा है केरल राज्य, ऑप्शन बी हमें दे रखा है उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन सी हमें दे रखा है हिमाचल राज्य, और ऑप्शन डी हमें दे रखा है महाराष्ट्र राज्य। तो इस प्रकार 4 राज्यों के नाम हमें दे रखे हैं, और इन चारों राज्यों में से हमें बताना है कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये किस राज्य में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, उत्तराखंड, जिसमें अभी हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ रिजर्व सेंटर स्थापित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत ही बड़े लेवल का है, और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, रिसेंटली क्रिस हिपकिंस हैज़ स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये हमें बताना है कि ये जो क्रिस हिपकिंस है ये अभी हाल ही में नई प्रधानमंत्री बने हैं
तो ये किस देश के बने हैं, किस देश के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है इंडिया, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जापान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इराक। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों कंट्रीज में से हमें बताना है कि किस कंट्री के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंडिया के वर्तमान में पीएम कौन है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार ये ऑप्शन तो गलत हो गया और इसके साथ ही हम कहेंगे कि जो इंडिया है इसमें 2024 में चुनाव होने वाले हैं। इसके आगे देखते हैं जापान। तो फ्रेंड्स, ये जो जापान है इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये क्रिस हिपकिंस नहीं बने हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके आगे जो इराक है ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं क्रिस हिपकिंस। इसके आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, 10वें क्वेश्चन में हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अचीवमेंट का नाम है CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस अचीवमेंट से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। तो ये जो CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे अभी हाल ही में सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, सालू जिंदल। तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा किरण मणि, ऑप्शन सी में हमें दे रखा नीलकंठ मिश्रा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा ओम बिरला। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो सालू जिंदल है इनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सालू जिंदल को। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, वो है ओम बिरला। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। एक तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो CSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे मिला है, ये सालू जिंदल को मिला है। इसके आगे 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 90वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये हमें बताना है। तो जो अभी हाल ही में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है, ये हमें बताना है। अब ये क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 के लिए। अब क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के किसी एक ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा ये किया गया है। तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा उदयपुर में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा जयपुर में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा बीकानेर में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा कोटा में। तो इस प्रकार 4 ज़िले हैं और इन चारों ज़िलों में से हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में उदयपुर में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने 90वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, उदयपुर। इसके आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो ये जो 12वें क्वेश्चन है ये हमने रिवीजन के लिए रखा है, 12th क्वेश्चन हमने रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन होना भी ज़रूरी है क्योंकि जो पिछला हमने कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ न कुछ याद हम वापस कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो लगभग है रिवीजन हो ही जाता है। तो उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है, हिंदी के सिलेबस से लिया गया है। अब एक शब्द क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा वाक्य है उसमें यदि हम एक शब्द फिट कर दें, जैसे कि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो उसके लिए हमने एक शब्द फिट कर दिया बहरा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो उसके लिए भी हमने एक शब्द फिट कर दिया गूंगा। तो इस प्रकार हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द फिट करते हैं। तो इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है, उपकार के प्रति किया गया उपकार। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है उपकारोपकार, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है परोपकार, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है निराकार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है प्रत्युपकार। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ये जो उपकारोपकार है ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये शब्द ऐसा शब्द है ही नहीं हिंदी की डिक्शनरी में। इसके आगे चलते हैं परोपकार।
तो फ्रेंड्स किसी के ऊपर किया गया उपकार होता है परोपकार, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है निराकार। तो यदि किसी वस्तु का आकार नहीं होता तो उसे हम कहते हैं निराकार, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसके साथ ही जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है प्रत्युपकार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं और उस उपकार के बदले में कोई हमारे ऊपर वापस उपकार करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्युपकार। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की, सभी फ्रेंड्स की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में और ज़्यादा आ सके और ज़्यादा मिल सके, ताकि फ्रेंड्स हमारी जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 की तैयारी है ये ऐसे ही चालू रह सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।